प्राचीन काल से ही मानव समाज के समक्ष एक मुद्दा यह रहा है कि अगर समाज में कहीं कोई अपराध घटित होता है तो उस अपराध की व्याख्या कैसे की जाए। ठीक है। और अपराधी को दी जाने वाली सजा की प्रकृति क्या होनी चाहिए, और अपराधी सचमुच में अपराध किया है या नहीं, ये सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। और अपराधी ने अपराध किया है तो उसके पक्ष और विपक्ष में जो भी सबूत होंगे, उन सबूतों के बारे में क्या प्रावधान होना चाहिए, कौन सा सबूत अच्छा माना जाए, किस सबूत को बेहतर माना जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो आपराधिक न्याय प्रणाली इसी के इर्द गिर्द काम करती है। प्राचीन काल में भी लोग बैठते होंगे, अपराध के बारे में विचार करते होंगे, तो यही दंड क्या होना चाहिए, अपराध की प्रकृति क्या थी, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, साक्ष्य क्या है, वगैरह वगैरह। आज भी यही होता है। जब अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ अंग्रेजों के समक्ष भी ये समस्या थी कि आपराधिक न्याय प्रणाली भारत में कैसी होनी चाहिए, और यहाँ भारत में अलग अलग आपराधिक न्याय प्रणाली प्रचलित थी। तो एकल न्याय प्रणाली को लागू करना था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। तो अपराध को दर्ज करने से लेकर न्याय और सजा देने तक के लिए अंग्रेजों ने 3 तरह के कानून को खड़ा किया। एक कहा जाता है आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, जिसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें दंड और सजा का प्रावधान है। ठीक है। आप लोग देखते होंगे जज साहब कहते हैं ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत। ताजीराते हिंद क्या है, यही इंडियन पेनल कोड को ही ताजीराते हिंद, और दफा सेक्शन धारा, समझ गए। तो ही ताजीराते हिंद की बात आज हो रही है। इंडियन पेनल कोड को क्या कहा है, ताजीराते हिंद। तो इंडियन पेनल कोड 1860 था। उसके बाद प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता के रूप में सीआरपीसी लाया गया 1898 में। उसमें बाद में संशोधन भी हुए 1973 तक। तो कहा गया सीआरपीसी। सबूतों के संबंध में, साक्ष्य के संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट लाया गया। क्या लाया गया, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये 3 कानून कौन कौन, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 जो थे भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के रीढ़ माने जाते थे। ये लेकिन दिक्कत यह थी कि इन तीनों को खड़ा किया था किसने, अंग्रेजों ने खड़ा किया था। वो किस लिए किया था, गुलाम लोगों पर शासन करने के लिए, गुलाम लोगों को दंडित करने के लिए। अगर वह सरकार और राज्य का कानून नहीं मानता है, और कानून अंग्रेजों ने क्या बनाया था, किसके लिए बनाया था, अपने पक्ष में, भारत के औपनिवेशिक शोषण के लिए। इसलिए आजादी के बाद से ही इसमें बदलाव के बारे में विचार किया जाने लगा था। ठीक है। फिर भी इसमें संशोधन होते रहे, प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया गया, और हाल में एक बहुत बड़ा प्रयास 11 अगस्त 2023 को, कब, 11 अगस्त 2023 को वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया है, और 3 विधेयक लाया गया है। और तीनों विधेयक इन 3 को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेगा। ठीक है। उसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या क्या बदलाव आएगा। समझ गए, 3 मूलभूत कानूनों को बदला जा रहा है, बदलने की संभावना है। कौन कौन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। क्लियर है। तो पहले हेडिंग बनाइए और गंभीरता से पढ़िए, क्योंकि यह मुद्दा 1-2 साल तक चलने वाला है। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार या बदलाव जो लिखिए रवि। ठीक है। अभी जो सत्र बीता वह कौन, उस सत्र को क्या कहा गया, मानसून सत्र। तो आप लिखिए पिछले दिनों मानसून सत्र में 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह के द्वारा कहा, लोकसभा में 3 विधेयक प्रस्तुत किया गया। कौन कौन, पहला भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023,
ये आपको इंडियन पेनल कोड 1860 का जगह लेगा अगर पारित हो गया तो। अभी तो लोकसभा में आया ही ना, समझ में आया बात? ये किसका जगह लेगा? 1860 का। क्लियर है? अभी नहीं, जब पारित हो जाएगा तब, लागू हो जाएगा तब। तो ब्रैकेट में यहां टिप्पणी में लिख दीजिए आईपीसी की जगह लेगा। दूसरा लिखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023। ये किसका लेगा जगह? पहले बता दिए, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड 1898 है, जिसको बाद में संशोधित किया गया 1973 तक, की जगह लेगा। अभी आज ये टॉपिक जो है, जो लोग पुलिस में है उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट जानना। और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और अधिनियम बिल है अभी ना, साक्ष्य विधेयक अधिनियम बन जाएगा 2023। ये किसकी जगह लेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1973 की जगह लेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1973 नहीं होगा, 1872 होगा, याद रखिए। हो गया? तो ये 1860 से 2023 तक आपराधिक, देश के आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए मूलभूत 3 कानूनों की जगह ये नए 3 कानून लेंगे। क्लियर है? क्या समझे? 1860 से क्या हो रहा था? 1860 से 2023 तक अंग्रेजों के बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। कौन कौन? आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट द्वारा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली संचालित होती रही। ठीक है? ऐसे में अगर ये 3 कानून, कौन? ये 3, अगर उपरोक्त 3 विधेयक लागू हो जाता है, यानी अधिनियम बन जाता है, तो ये क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा सुधार होगा। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों लाया गया ये? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट लाया गया था, वो अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए, ठीक है, भारत के गुलाम लोगों को का अधिक से अधिक शोषण और शोषण के तंत्र को मजबूत करने के लिए लाया था, गुलाम लोगों को दंडित करने के लिए। जबकि अब देश को आजाद हुए 70 साल बीत चुके हैं, उससे बदलाव होना तो छोड़िए। तो इसलिए गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों का उद्देश्य न्याय देना है। अब पहले के ये 3 जो थे, इनका उद्देश्य दंड देना था। पहली बात तो ये कि उपनिवेशवाद की जो निशानियां थी उसको समाप्त करना है। हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं ना। संसद छोड़ दिए, नया संसद बना लिया। अब ये 3 मूलभूत कानून भी खत्म करके नया कानून बनाएंगे। संविधान तो बना ही लिया था। क्लियर है? तो क्या, क्यों पूछा जाएगा तो क्यों? क्योंकि उपनिवेशवाद की तमाम निशानियों को समाप्त करने के लिए। दूसरा, अंग्रेजों का उद्देश्य दंडित करना था, जबकि वर्तमान 3 मूलभूत कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? क्यों? तो उस समय की परिस्थितियां अब की परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। उस समय इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली क्राइम नहीं होते थे। अब इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली भी क्राइम हो रहे हैं, जैसे साइबर फ्रॉड। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, ऐसे क्राइम है जिसके बारे में उस समय कल्पना नहीं की गई थी, जैसे मॉब लिंचिंग है, जैसे गलत तथ्य देकर यौन संबंध बनाना, झूठा प्रलोभन, नौकरी देंगे, महिलाओं से यौन संबंध बनाना, फिर शादी से मुकर जाना। ठीक है? और क्या देखा गया कि राजद्रोह कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, सेडिशन लॉ जिसको कहा जाता है, जो आईपीसी की धारा 124A में है, उसका दुरुपयोग बहुत हो रहा था।
तो परिस्थितियां नई थी, इसलिए नई परिस्थितियों में 3 मूलभूत कानूनों को लाकर पुराने कानूनों को बदलना जरूरी हो गया था। क्यों, समझ गए क्या? ठीक है, पहला तो क्या, उपनिवेशवाद के चिन्हों को समाप्त करना। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी थे जो औपनिवेशिक वर्ड थे, जैसे हिज मैजेस्टी। ठीक है, बहुत तरह का वर्ड ऐसा था जो अंग्रेजों के द्वारा औपनिवेशिक तंत्र को पुष्ट करता था, उन शब्दों को भी हटाना था, चिन्हों को समाप्त करना। फिर ब्रिटिश शासन का उद्देश्य क्या था? दंड, जबकि वर्तमान कानून का उद्देश्य क्या है? न्याय। तीसरा, बदली परिस्थितियां। परिस्थितियां क्या बदली? उस समय इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लेवल पे क्राइम नहीं हो रहे थे, अब हो रहा है। साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, साइबर फ्रॉड, साइबर टेररिज्म। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथा, राजद्रोह कानून जैसा था। राजद्रोह कानून में क्या था? ये आईपीसी की धारा कितना में है? 124A में। इसमें सरकार के विरुद्ध नफरत या अवमानना के खिलाफ कानून था यह। अगर आप सरकार के विरोध में बोलते तो ये 124 लागू कर दिया जाता था, कहा जाता था देशद्रोह किया। ठीक है, तो इस कानून को खत्म करना था। जैसे गलत तथ्य के आधार पर परिचय बढ़ाकर यौन शोषण, झूठा पहचान बताकर ये हो रहा था। नए नए अपराध उभर कर सामने आ रहे थे, जैसे मॉब लिंचिंग। ठीक है, गलत तथ्य के आधार पर मतलब क्या? पहचान बदलकर झूठा पहचान बता देना, झूठा नाम बता देना। हिंदू है तो मुसलमान बता देना, मुसलमान है तो हिंदू बता देना, हिंदू है तो सिख बता देना, सिख है तो ईसाई बता देना। तब महिलाओं का शोषण करना, या झूठा प्रलोभन देकर कि नौकरी देंगे या शादी करेंगे, यौन संबंध बनाते। ये परिस्थितियां बहुत उभर रही थी। तो इन मामलों को भी इस तीन कानूनों में ध्यान रखा गया है। क्लियर है? तो इसलिए लाना जरूरी हो गया था। अब क्या बदलाव है भाई? और एक बात और, जो प्रक्रिया चल रही थी आपराधिक न्याय पर लेकर, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन देखा गया कि प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही है। अभी देश में 5 करोड़ मामले लंबित हैं, तो न्यायपालिका पर काफी बोझ है। प्रक्रियात्मक जटिलता, बोझ, प्रक्रियात्मक जटिलता, न्यायपालिका पर बोझ। अभी कितने हैं? 5 करोड़ लगभग मामले लंबित हैं हिंदुस्तान की अदालतों में। इसमें 4 करोड़ से अधिक तो जिला और तालुका लेवल पे लंबित है। ठीक है, तो कानूनों को या न्यायपालिका को प्रासंगिक बनाने के लिए नए परिवेश में तीनों मूलभूत कानूनों को 3 नए कानूनों से बदलना जरूरी हो गया था। अब क्या परिवर्तन या सुधार हुए हैं? ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये। संसद की अस्थायी समिति को भेजा गया है। अस्थायी समिति पर विचार विमर्श होगा, फिर राज्यों की सहमति होगी। ठीक है, उसके बाद लागू किया जाएगा। सुधार या परिवर्तन क्या हुआ? सबसे पहला तो इसमें ध्यान में रखा गया है शीघ्र न्याय। शीघ्र न्याय, एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें कहा गया है पुलिस 90 दिन के अंदर चार्जशीट तैयार करेगी। क्या करेगी? 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल करेगी। समझ गए ना? और कोर्ट इसे 90 दिन और बढ़ा सकता है, यानी 180 दिन। मैक्सिमम कितना हो गया? किसके लिए? चार्जशीट, आरोप पत्र। इसके बाद केस को क्या करना पड़ेगा? ट्रायल के लिए भेजना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, और जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तो यह कहा गया है ट्रायल पूरा होने के 30 दिन के अंदर जज को डिसीजन देना पड़ेगा।
180 दिन के बाद ट्रायल के लिए भेजना होगा, और ट्रायल पूरा होने के कितना 30 दिन के अंदर क्या फैसला देना होगा। ये टाइम लिमिट कर दिया, यानी न्याय प्रणाली क्या होगी, उसमें तेजी आएगी और मामले के निपटारे की गति में तेजी आएगी, तेजी से मामले निपटाए जाएंगे। न्यायाधीश के लिए अनिवार्य कर दिया है कितना ट्रायल पूरा हो और कितने दिन के अंदर दे देना है, 30 दिन के अंदर। अब पुलिस को कितना दिन दिया है, 90 दिन, और कोर्ट अधिक और 90 दिन दे सकते हैं, 180 दिन। अब इसमें देर होने की संभावना है, नहीं, संभावना है। यह नहीं कहा गया कि ट्रायल कितने समय में पूरा होगा, नहीं समझे। हाँ, पूरा होने के 30 दिन के बाद, ये एक लूप होल है, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर जल्दी न्याय चाहिए तो ट्रायल। अब ये कहा जाए एक्सपर्ट के द्वारा कि अगर तेजी से निपटारे की गति अगर ज्यादा तेज कीजिएगा तो किसी पक्ष को कम समय मिलेगा, किसी पक्ष को बहुत। अब मान लीजिए एक पक्ष को सुनते सुनते ज्यादा दिन हो गया तो जज साहब क्या सोचेंगे, बाकी पक्ष को जल्दी निपटाओ, नहीं समझे। ये शायद इसलिए ट्रायल का समय निर्धारित नहीं किया है। लेकिन ये संभावना तो है कि अगर ये यही रहा तो शीघ्र न्याय में थोड़ा सा देरी होगी, लेकिन फिर भी पहले से न्याय मामलों को निपटारे की गति में पहले से तेजी आएगी। ये हो गया। उसके बाद यह भी कहा गया है कि 3 वर्ष ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष से कम सजा है, कितना, तो उसको समरी ट्रायल के जरिए सुना जाएगा। 3 वर्ष से कम सजा वाले मामले में समरी ट्रायल होता है, बहुत संक्षिप्त रूप से ट्रायल चलाना, उसमें बहुत सारी औपचारिकताओं को हटा दिया जाता है, प्रक्रियाओं की जटिलता को कम कर दिए। समरी मतलब क्या, संक्षिप्त समरी ट्रायल होगा। और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अगर मामला है तो 120 दिन के अंदर रख दिया अनुमति देना होगा, अगर नहीं देंगे तो कार्रवाई शुरू। तो कहा गया कि इस अगर ये जो है 90+90+30 और ये समरी ट्रायल, इसके कारण सेशन कोर्ट में 40% तक मुकदमा कम हो जाएगा। बहुत हो गया, सेशन कोर्ट में 40% तक मुकदमा कम हो जाएगा। अब हर एक प्रावधान, जो शीघ्र न्याय की बात है, शीघ्र न्याय होगी, है ना, क्योंकि फिक्स कर दिया है कि मामला अब लटकाए रखिए। उसके बाद 0 एफआईआर, एफआईआर का फुल फॉर्म जानते हैं ना क्या, तो 0 एफआईआर का अभी मणिपुर वाला मामला जो हुआ था, जो स्त्रियों के साथ तो जो घुमाया गया निर्वस्त्र करके, वो भी 0 एफआईआर के तहत ही प्रकाश में आया था, मालूम है ना। 0 एफआईआर का मतलब हुआ कि देश में कहीं भी घटना होती हो, कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में घटना हो, आप किसी भी थाने में मामला दर्ज कर सकते हैं। कश्मीर में हुआ हो, पटना में दर्ज कर सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद जहां आप 0 एफआईआर कीजिएगा उसको 15 दिन के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। और अभी जो है 0 एफआईआर में धारा दर्ज नहीं होता था, लेकिन अब 0 एफआईआर में धारा दर्ज करना होगा, क्लियर है। 0 एफआईआर समझ गए क्या है। हाँ, घटना चाहे कहीं भी हो, मामले को किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, ठीक है। घटना कहीं भी हो, किसी भी थाने में मामला दर्ज मतलब क्या, एफआईआर। और 15 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा। हाँ, और इसमें एक तो क्या अंतर किया गया है, पहले 0 एफआईआर में धारा दर्ज नहीं होता था, अब धारा रहेगा। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, बदलाव समझ रहे हैं। अब यहां पर 0 एफआईआर का जो है, हर एक जो पॉइंट बना रहे हैं हम, उसी पॉइंट के साथ उस पर टिप्पणी भी हम लोग करते जाएंगे, उसमें क्या लूप होल है, क्या कमी रहेगी। जैसे 0 एफआईआर है तो 0 एफआईआर से क्या होगा, फर्जी मुकदमों, फर्जी एफआईआर की बाढ़ आ सकती है, अब पुलिस पर बोझ
बढ़ सकता है। और पुलिस पहले से ही इंडियन पुलिस बोझ से त्रस्त है, संसाधन कम है, आबादी बहुत है, आबादी के हिसाब से पुलिस बल की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो इसके जीरो एफआईआर के प्रावधान से क्या प्रॉब्लम होगा, फर्जी एफआईआर की संख्या बढ़ सकती है और पुलिस पर बोझ बढ़ सकता है। उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट वगैरह में क्या था, डिजिटल उस समय जिस समय बनाया उस समय ये नहीं सोचा गया था कि साइबर क्राइम भी होगा। अब तो साइबर क्राइम हो रहा है, और अब जो है सबूत डिजिटल रिकॉर्ड्स में भी होता है। तो इसमें क्या किया गया है, डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी महत्व, वैधता दी गई है। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता दी गई है, और मामला को दर्ज करने से लेकर कोर्ट में फैसला सुनाने तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इससे भी क्या होगा, न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और तेजी आएगी। क्या होगा, पारदर्शिता और न्यायिक मामले के निपटारे में तेजी आएगी। ठीक है, उसके बाद और भी है, फॉरेंसिक जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। जो अनुसंधान होते हैं, अपराध का अनुसंधान, उसमें फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका बढ़ाई जाएगी। और कहा गया कि 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराध में फॉरेंसिक टीम को जहां अपराध हुआ है वहां पर अनिवार्यतः जाना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद कभी कभी होता है क्या है कि बहुत भगोड़ा अपराधी है जो भाग गया, वो प्रस्तुत होगा तब न केस चलेगा कोर्ट में। तो परिणाम क्या होता था कि बहुत, जैसे दाऊद इब्राहिम है या और भी कोई अपराधी मान लीजिए देश से भाग गए, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, उस पर केस कैसे चलेगा, वो खड़ा हो, पेशी हो उसकी। अब ये था कि पेशी के बिना भी मुकदमा चलेगा, पेशी के बिना भी मुकदमा चलेगा। फरार अपराधियों के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलेगा बिना पेशी के, और सजा भी सुनाई जाएगी, तू खड़ा रहे न रहे सजा। और अभी हाल में देखा गया कि बहुत सारे अपराधियों को जेल से निकालने के लिए कानूनी बदलाव किया गया। तो इस तरह की संभावना को कम करने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। सजा में छूट की संभावना या अनुशंसा पर रोक या उसे सीमित करना, यानी राजनीतिक तौर पर जो ये प्रयास किए जाते थे उसको कम करने का प्रयास इसमें किया गया। इसमें सिर्फ ये किया गया है कि आजीवन कारावास को 7 साल की सजा में बदलना संभव होगा, मौत की सजा को आजीवन कारावास में, लेकिन छूट नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये भी है, सरकार पीड़ित को सुने बगैर 7 साल से अधिक सजा वाले मामले को वापस नहीं ले सकेगी। नहीं समझे, कोई अपराधी है, किसी की हत्या करके आप वो जेल में है, सरकार चाहती है कि उसको निकाल दे जेल से, तो जिसकी हत्या किया है उस हत्या से जो पीड़ित परिवार है उसका सुनेगी सरकार, वो क्या कहता है, उसके बाद ही वो जेल से बाहर निकले। समझ भाई बात, समझ गए। यानी सरकार पीड़ित को सुने बगैर 7 साल या अधिक सजा वाले मामले को वापस नहीं लेगी। यानी पीड़ित को सुनना पड़ेगा। कौन सुनेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा। कैसे मामले में पीड़ित का पक्ष को जानना अनिवार्य है, जिसमें 7 साल या अधिक की सजा है, ऐसे मामले में। इसमें मॉब लिंचिंग के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। बात मत करो, ठीक है। अब गलत पहचान या गलत तथ्य के आधार पर यौन संबंध बनाने के मामले बहुत आने रहे। गलत पहचान या गलत तथ्य मतलब झूठा नाम बता करके या झूठा प्रलोभन दे करके यौन संबंध बनाना, फिर बाद में शादी से मुकर जाना, या महिला को अंधेरे में रखना। समझ भाई बात, कहा जा रहा है
कि ये लव जिहाद को रोकने के लिए ये लाया गया है। इसको, लेकिन ऐसी बात नहीं है, केवल लव जिहाद का मामला ही नहीं है। मामला ये है कि आज चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऐसी घटनाएं बहुत आ रही है जिसमें झूठा प्रलोभन देकर लड़कियों को का शोषण किया जाता है और बाद में लोग शादी करने से मुकर जाते हैं। लड़कियां गर्भवती भी हो जाती हैं, लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसे मामलों की संख्या में भारी तेजी आ रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब में हो रहा है। तो लड़कियों को शोषण से बचाने के लिए ये लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, लिखिए। गलत पहचान या तथ्य के आधार पर यौन संबंध बनाने के संबंध में कड़ा प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के धारा 69 में इसका जिक्र है। कितना? भारतीय न्याय संहिता किसका स्थान लेगा? भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के कितना? धारा 69 में इसका उल्लेख है, गलत पहचान। समझ गए ना? धारा 69 किसका? आईपीसी नहीं, भारतीय न्याय संहिता, जस्टिस की। और ये भी है, इसमें लिख लीजिए, गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास। गैंग रेप, सामूहिक दुष्कर्म, कितना? 20 वर्ष या आजीवन कारावास। और ये भी 18 से कम, 18 माइनस लिख रहे हैं, 18 से कम बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने वालों के लिए मौत की सजा। हो गया? आगे बढ़े। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर हम आ रहे हैं, राजद्रोह, सेडिशन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिशन। राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया, समाप्त। ये आईपीसी की धारा 124A में, इसमें, हाँ, इसको क्या कहता था? सेडिशन लॉ। इसको समाप्त कर दिया गया। राजद्रोह कानून समाप्त कर दिया गया है। अब सुन लीजिए थोड़ा सा। राजद्रोह कानून में था कि सरकार के खिलाफ घृणा या अवमानना के मामले को दर्ज किया जाता था। क्या? सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ? क्या? घृणा और अवमानना को अपराध माना गया था। ठीक है, इसको, और इसका दुरुपयोग हो रहा था सरकार के विरुद्ध। सरकार की, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सरकार की आलोचना तो होगी। तो अगर सरकार की आलोचना होती थी तो सरकारी एजेंसी, पुलिस या और अभी एजेंसी देशद्रोह का मामला दर्ज कर देती थी। और न्यायपालिका के सामने जटिलता स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। तो न्यायपालिका ने भी फटकार लगाया कई बार। अब राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज करने पर रोक भी लगा दिया गया था। राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने जब कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि राजद्रोह कानून खत्म करेंगे, तो अरुण जेटली जो बीजेपी के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि शायद टुकड़े गैंग का कोई व्यक्ति कांग्रेस में मिल गया होगा, इसलिए राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात कांग्रेस कह रही है, जबकि यह कानून खत्म नहीं होना चाहिए। तो फिर बीजेपी ने क्यों खत्म किया? जो देशद्रोही है उसको तो सजा मिलना ही चाहिए ना। तो कहा, एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी ने या इन तीन कानूनों में राजद्रोह कानून खत्म नहीं हुआ है। इसकी जगह प्रावधान लाया गया है, राजद्रोह शब्द हटा करके देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अभिव्यक्ति को अपराध माना गया है। अब अगर ऐसा कोई करता है तो सरकार के खिलाफ नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? देश के खिलाफ। नहीं समझे? तो एक्सपर्ट कहते हैं कि यह नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। क्या है? नई बोतल में पुरानी शराब की तरह। अब पहले क्या था, इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली कुछ होता था सरकार के खिलाफ, तो वो मामला आईपीसी में नहीं था। लेकिन अब क्या है, नया जो कानून बनेगा राजद्रोह कानून की जगह, उसमें है कि इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली भी अगर कुछ करते हैं आप ऐसा, जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ है, जो आतंकवाद को फैलाता है, विध्वंस को के लिए उकसाता है,
तब भी आप पर ये देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। और न्यूनतम जो पहले न्यूनतम सजा 3 साल थी, अब बढ़ा करके शायद 7 साल कर दिया गया है, ठीक है, और आजीवन कारावास तक। यानी अगर कहने का तात्पर्य कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ कुछ किया जाता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्लियर है? यानी राजद्रोह कानून जो कहा जा रहा है कि ये वो खत्म तो हुआ है, लेकिन उसकी जगह और भी कड़ा कानून सरकार लागू करने जा रही है। क्लियर है? स्पष्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब ये हो गया। अब ये बताइए इससे क्या ये बताइए कि क्या इस पॉजिटिव क्या होगा इस बदलाव से? हाँ, अभी तो आप लोग पढ़े ना, क्या होगा? जो उपनिवेशवाद के प्रति चिन्ह थे वो क्या हो जाएंगे? समाप्त। ये जरूरी है ना भाई, मनोबल ऊंचा रखने के लिए। उसके बाद न्याय प्रणाली में, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और राजद्रोह कानून का दुरुपयोग खत्म। तत्काल तो कहो ना भाई, दुरुपयोग खत्म, और प्रक्रियात्मक जटिलता कम होगी, पीड़ित को शीघ्र न्याय, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड पर लगाम, महिलाओं के शोषण पर रोक, सजा के मामले में राजनीतिक सिफारिशों को सीमित किया जा सकेगा। और मान लीजिए कोई विचाराधीन कैदी है, अंडर ट्रायल है, जेल में है, और जिस अपराध के लिए वो जेल में है उस अपराध के लिए मान लीजिए सजा 9 साल है। कितना? 9 साल। तो अगर 1/3 3 साल वह जेल काट चुका है, उसको जमानत पर रिहा करना पड़ेगा। जेलर लिख के देगा, वो जमानत पर छूट जाएगा। तो क्या होगा? ये विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा हो गया। काफी है, हर एक पहलू पर हम लोग बात कर लिए। अब लास्ट में ये बात करें कि ये 3 कानून तो आया है कब, कहां? 11 अगस्त को कहां आया है? लोकसभा में। और मानसून अधिवेशन खत्म हो गया है। अब शीतकालीन सत्र शुरू होगा ना? तो अगर शीतकालीन सत्र में, और अभी ये किसके पास भेज दिया गया है? याद रखिएगा, संसद की अस्थाई समिति। तो अगर शीतकालीन सत्र तक अस्थाई समिति की रिपोर्ट आ जाती है और पारित हो जाता है तो ये अधिनियम लागू हो जाएगा, और नहीं तो फिर लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा और ये तीनों बिल लैप्स कर जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ठीक है? ठंडा में देखेंगे, शीतकालीन सत्र आएगा तो हम लोग देखेंगे। आज की चर्चा यही रहने देते हैं, फिर चर्चा करेंगे जब आएगा तब। अस्थाई समिति देखिए किस पर बात करती है, क्या करती है। अभी तक की जो बातें थी वो हो चुकी। ओके, बाय।